लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी चेंज का बात किया था. So how to calculate entropy change during a chemical reaction? Can anybody say? Entropy change of a system during a chemical reaction. Entropy change of a system during a chemical reaction. कैसे था? कोई ये तो बड़ा आसान सवाल है. अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो एंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा ये तो बहुत जल्दी बता सकते हैं, है ना. एंट्रोपी घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली निकालने के लिए क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि डेटा दिया रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पर मोल एंट्रोपी क्या है. ध्यान में, यस नो. लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कि इस केस में एंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा. एग्जैक्ट वैल्यू मत बताओ, चलो बताओ. बढ़ जाएगा. डेल एन जी कितना आ रहा है? 1. मैंने क्या बोला, अगर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी. और ऐसे भी सॉलिड पहले सिस्टम में क्या है, सिर्फ सॉलिड है. बाद में सिस्टम में क्या है, सॉलिड एंड गैस दोनों है. कंटेनर में पहले सिर्फ सॉलिड है, बाद में सॉलिड गैस दोनों है. तो प्रोडक्ट ज्यादा रैंडम होगा क्योंकि आपको फेज के बारे में बताया है. गैसेस आर मोर रैंडम देन लिक्विड एंड लिक्विड लीस्ट सॉलिड लीस्ट रैंडम है. यस नो. ओके. उसी तरह से मान लो N2 गैस 3H2 गैस ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैस. डेल एन जी क्या दिख रहा है आपको? अगर कंटेनर में पहले N2H2 है, बाद में सिर्फ अमोनिया है, तो एंट्रोपी घटेगा बढ़ेगा? कल मैंने क्लास में डिस्कस किया था, पहले अगर N2H2 दोनों हैं तो इनिशियली सिस्टम रैंडम भी है, डिसऑर्डर भी है. और बाद में सिर्फ अमोनिया है तो सिर्फ रैंडम है. अच्छा, एक और चेंज, कुछ नहीं मेंशन है क्वेश्चन में, कुछ नहीं मेंशन होता है तो हम मानते हैं कि इनिशियली ये 1 मोल, ये 3 मोल, ये 0, उतना ही मोल्स लेते हैं रिएक्टेंट का जो उसका कोफिशिएंट्स है, और ये 2 मोल बना. तो मैंने कल बताया था एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव. 4 मोल गैस है तो मोर एंट्रोपी होगा, और 2 मोल गैस है तो लेस एंट्रोपी होगी. सेम कंडीशन है. तो नो डाउट इस केस में डेल एन जी लेस देन 0 है तो डेल्टा एस भी. अच्छा, जब भी हम एंट्रोपी की बात करते हैं कुछ नहीं मेंशन है तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम लेते हैं. तो ये जो मैंने लिखा एंट्रोपी घट रहा है वो किसका है? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम. गुड टू गो. कुछ रिएक्शंस मैं लिख रहा हूं, ऑल्दो ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है लेकिन मैंने इरिवर्सिबल लिख दिया है. अच्छा, कल एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, N2 प्लस हाफ O2, यही ना, NO2 नहीं, हाफ NO2 प्लस O2, ऐसा था ना जी. और मैंने कल उसके पीछे रिसर्च किया और फिर मैंने एक पीडीएफ भेजा था वर्ड फाइल कि वो पढ़ो, है ना. वो एनसीईआरटी में दिया है और मुझे रियल टाइम में क्लास में एनसीईआरटी को लेके फिर डाउट हुआ तो मैंने उस पर रिसर्च करा, है ना. एक बार देखना उसको. इस केस में एंट्रोपी घटेगी नो डाउट. ये एंडोथर्मिक जरूर है, नो डाउट. ये कैसा प्रोसेस है, कल लिखा भी था ना, डेल एच ग्रेटर देन 0 है. डेल एन जी हाफ है ना, माइनस हाफ, तो इसका डेल एस घटेगा. शुरू में रैंडम भी है, डिसऑर्डर भी है. शुरू में 1.5 मोल गैस है, बाद में 1 मोल गैस है. रिएक्टेंट में दो अलग अलग गैस हैं, प्रोडक्ट में एक ही गैस है. एनसीईआरटी में एग्जांपल जरूर दिया है, बोला है ये स्पॉन्टेनियस है, ये नहीं बोला कि इसका रैंडमनेस बढ़ रहा है घट रहा है. बोला है ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है. एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होने के बावजूद भी स्पॉन्टेनियस है. दिस इज द एग्जांपल. यस नो. वो पूरा जब पढ़ोगे ना 1 पेज का जो एक्सप्लेनेशन भेजा है तो इसके बारे में बड़ा डिटेल में आइडिया लगेगा. समझ गए? तो एक बार जरूर फिर से है कि वो जो भेजा है उसको एक बार देखना और उसको नोट्स में लिख दो. ओके. इस केस में अगर कोई पूछे 0.5 मोल, ये 1 मोल, ये 0, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना हो गया, 0 0 और 1. डेल एन जी माइनस हाफ है जी. देखो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. डेल एन जी अगर कम है, घट रहा है, प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स कम है, रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स ज्यादा है, तो सिस्टम की रैंडमनेस कम होगी. एक्सेप्शन नहीं है. डेल एन जी लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0. तो इसका डेल्टा एस क्या बोल देंगे? क्या इस केस में रैंडमनेस घटेगा? इस केस में रैंडमनेस घटेगा. देखो
कॉन्ट्राडिक्टरी कहाँ है? जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो ध्यान दीजिए यहाँ पे। स्पॉन्टेनिटी के लिए कुछ लोगों ने ऐसा लाइन बोला कि डेल जी नेगेटिव होना चाहिए। इस रिएक्शन का इंथैल्पी पॉजिटिव था, 33 कुछ था, माइनस डेल एस इंटू टी। डेल एस मान लो -10 है और इंटू टी। गौर कर, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसका एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, एंट्रोपी भी घट रहा है, तो किसी भी टेम्परेचर पे तो डेल जी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए। यही तो, इसीलिए मैंने रिसर्च किया घर पे जाके, मैं वही बता रहा हूं। बात समझना, इस रिएक्शन को गौर से देखो तो क्या दिख रहा है आपको? डेल्टा एच पॉजिटिव और एंट्रोपी भी घट रहा है। एक ऐसा रिएक्शन जिसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से एनर्जी बढ़ रहा है और रैंडमनेस कम हो रहा है। सारव, तूने जो अभी बताया उसी से रिलेट कर रहा हूं। एक ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है और फॉरवर्ड जाने से रैंडमनेस घट रहा है। दोनों ही क्राइटेरिया प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करता है क्या? बोथ क्राइटेरिया इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन मस्ट ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। फिर भी एनसीईआरटी ने इसको स्पॉन्टेनियस माना है, दैट वाज द माय डाउट। इसका डेल्टा जी किसी भी टेम्परेचर पे क्या आएगा बच्चे? और पॉजिटिव आया एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर। कैसे बोल रहा है एनसीईआरटी ये स्पॉन्टेनियस है फिर? दैट वाज द क्वेश्चन मार्क। अब वो पढ़ेगा समझ में आएगा, उसका आंसर उधर है। अब समझा क्यों वो पूरा एक पेज भेजा है तुम्हें? एक एनसीईआरटी के एक इक्वेशन पे देखो, 15 साल हो गए, अभी भी एंट्रोपी पे कभी डाउट आता है। समझो इतना सीरियस टॉपिक है। क्लियर है? पढ़ो थोड़ा अच्छे से। तो कोई नहीं, अगर ये इक्वेशन लिख के आ गया तो एंट्रोपी क्या बोलोगे? सिस्टम का घटा है, उसमें डाउट नहीं। अगर इक्वेशन लिख के आ गया तो एंट्रोपी क्या बोलोगे? घटा है। चलेगा सब लोग? हाँ बताओ। मीथेन प्लस O2 CO2 गैस प्लस वाटर, लिक्विड लिख देता हूं इसको। 4 हो गए और 4 यहाँ 2 होंगे। नहीं, बताइए स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? सॉरी, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं बताना है, डेलेस बताना है। सॉरी, डेलेस लेस देन 0। पक्का? मुझे बताओ, आज के बाद कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज देगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन तुम बता तो सकते हो घटेगा या बढ़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए वहां डेटा भी दिया रहेगा कि पर मोल मिथेन का क्या है, पर मोल O2 का रैंडमनेस क्या है, पर मोल CO2 का क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर इसमें मान लो दे दिया कि डेल एस ऑफ मिथेन पर मोल मान लो x किलो जूल पर केल्विन है, इथेन का दे दिया पर मोल पर केल्विन, चलेगा? यूनिट क्या है एंट्रोपी चेंज का? हीट बाय टेम्परेचर ना, लेकिन हीट भी पर मोल है, इसीलिए क्या आएगा? किलो जूल पर केल्विन पर मोल। चलेगा? एंट्रोपी चेंज मान लो दे दिया x1, O2 का दे दिया x2, CO2 का x3 एंड H2O लिक्विड का भी दिया हुआ है मान लो x4। डायरेक्ट रिएक्शन को देख के तो बता ही दिया एंट्रोपी घटेगा। क्यों घट रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट में 3 मोल गैस है, प्रोडक्ट में 1 मोल गैस है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस भी कम हो गया। अच्छा, रिएक्टेंट में गैस है, प्रोडक्ट में लिक्विड भी है, तो एंट्रोपी तो कम होगा ही। यस और नो? अगर इसका बोले एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन निकालो, ये टारगेट इक्वेशन है, तुमने पहले ही बोल दिया एंट्रोपी लेस देन 0 होगा, लेकिन अगर निकालने के लिए बोला एंट्रोपी चेंज तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कितना लिखोगे? 1 इंटू x3, 2 इंटू x4। समझ में आया? कल लिखा था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं, एक ही फॉर्मूला है, प्रोडक्ट माइनस। जैसे आपको याद होगा हीट ऑफ रिएक्शन थर्मोकेमिस्ट्री में 3 फॉर्मूला था। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिया होता था तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन दिया होता था रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी के केस में भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। यहाँ पे ऐसे लिख दो 1 इंटू x1, 2 इंटू x2, और ये सॉल्व करोगे ना बच्चे, डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा, कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा। फिर से पूरा क्लास क्या ये बता पाएगा रिएक्शन को देखकर
कि एंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा, और जिस दिन भी अगर बोलेगा एग्जैक्ट वैल्यू निकालो तो फॉर्मूला लगा, एक ही फॉर्मूला ही है, और उसमें आंसर देके आंसर पूछ रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एंट्रोपी दिया हुआ, बोलता है एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन बताओ टारगेट इक्वेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। थोड़ा यूनिट का ख्याल रखना, किलो जूल में सब रहे या सब किलो कैलोरी में रहे, है ना। कभी कभी हो सकता है एंट्रोपी पर ग्राम दिया हुआ है, पर ग्राम ऑफ मीथेन का एंट्रोपी दिया हुआ है, लेकिन डेटा में पर मोल लगाना पड़ेगा, तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो मीथेन का पर ग्राम दे दिया एंट्रोपी, तो पर मोल क्या होगा, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि मोलर मास क्या होता है 16। तो थोड़ा यूनिट में गड़बड़ नहीं करना, फॉर्मूला तो यही लगेगा। ओके, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला जब भी होगा तो यहाँ पे x1 x2 x3 पर मोल होना चाहिए, किलो जूल पर केल्विन पर मोल। गुड टू गो, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। नहीं नहीं, डेल्टा जी क्राइटेरिया ही है, आपके लेवल में डेल्टा जी से बाहर नहीं जाना है। डेल्टा जी नेगेटिव मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, ऐसा लाइन बोल के आओ। डेल्टा जी पॉजिटिव मस्ट बी नॉन स्पॉन्टेनियस, अभी आपके लेवल में चलेगा, इसमें एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए तो भेजा ना, एक बार पढ़ो ना, भेजा है ना वो चीजें। एक बार उसको पढ़ ले, उसके बाद भी नहीं आया समझ में तो मैं बात करूंगा फिर, है ना। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। ओके, नाउ एक दो और रिएक्शन लिखता हूं, बताना रैंडमनेस क्या होगा। सिस्टम का रैंडमनेस, ओवरऑल नहीं पूछ रहा हूं आपसे मैं, सिस्टम का रैंडमनेस क्या होगा बताओ। H2 गैस gives 2H एटम, सिस्टम का रैंडमनेस क्या होगा। मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम है, देखो ये 1 है ये 0 है, t इक्वल टू 0, ये वो 2 हो गया। बताओ, पता है ये एंडोथर्मिक है, एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल एस बढ़ रहा है, मोर गैसियस मोल्स इन द प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गैसियस मोल्स इन द रिएक्टेंट, है ना। हीट ऑफ एटमाइजेशन वगैरह में, जैसे मान लो Fe सॉलिड है और इसको Fe वेपर में चेंज कर दिया, तो रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगा, कोई डाउट ही नहीं है, रैंडमनेस बढ़ेगा। क्लियर है, रैंडमनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं, और भी रैंडमनेस के और एग्जाम्पल्स में आते हैं। इधर देखिए, कभी कभी ऐसे रिएक्शंस आ जाते हैं बच्चे, सी सॉलिड प्लस O2 गैस और यहाँ CO2 गैस, तो डेल NG 0 दिख रहा है, डेल NG क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। अब इसमें गड़बड़ हो जाती है कि रैंडमनेस बढ़ेगी घटेगी, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है सॉलिड कहाँ गया है, सॉलिड गैस में गया। पहले सिस्टम में गैस और सॉलिड दोनों थे, बाद में सिर्फ गैस ही है, तो डेल NG 0 है, फिर भी यहाँ डेल S क्या बोलोगे, एंट्रोपी बढ़ा है, बढ़ेगा कि नहीं। सॉलिड और गैस है, 1 मोल गैस है और सॉलिड है, प्रोडक्ट में सॉलिड है ही नहीं, सिर्फ गैस है, और 1 मोल ही है, तो डेल NG 0 आ जाए तब भी तुम कभी कभी कॉल ले सकते हो कि रैंडमनेस बढ़ेगा या घटेगा। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives 2 HCl गैस, डेल NG 0 है, बताओ डेल NG 0 है, क्या लग रहा है रैंडमनेस घटेगा बढ़ेगा, क्यों, बिल्कुल, रिएक्टेंट के पास रैंडमनेस भी है और दो अलग अलग गैस है ना, तो रैंडम भी है डिसऑर्डर्ड भी है, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ रैंडम है, तो इसका डेल एस क्या बोलोगे, देख रहे हो डेल NG 0 आ रहा है ना। अगर जनरल बातें करें कि डेल NG 0 है तो क्या बोलना चाहिए, तो हम बोलेंगे घट भी सकता है, और देखो डेल NG पहले वाला में 0 था लेकिन फिर भी रैंडमनेस बढ़ा, डेल NG सेकंड वाले में 0 है फिर भी रैंडमनेस कम हो गया। तो ये तो मस्ट है बच्चे
कि डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो डेल एस ग्रेटर देन जीरो होगा सिस्टम का, ये मस्ट है। दूसरा, डेल एन जी लेस देन जीरो है तो डेल एस सिस्टम की लेस देन जीरो होगी। लेकिन तीसरा अभी हमने डिस्कस किया, डेल एन जी जीरो है तो डेल एस ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है, डिपेंड्स। जीरो तो इक्विलिब्रियम का केस है, वो मत लो अभी। सिस्टम की रैंडमनेस घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। मुझे फिर बोलो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया नीट में, जेईई मेंस में, ये सब में कि डेल एस डेल कोई रिएक्शन दिया, बस खाली पूछ रहा है बढ़ेगा या घटेगा, बताओ, बता दोगे? कोई भी रिएक्शन दिया है, बोलो। तो अभी भी तुम्हें थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पे कि बढ़ रहा है या घट रहा है। आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, इधर देख। मान लो एक सॉलिड आयरन सॉलिड है 500 डिग्री सी पे, और अभी भी सॉलिड ही है 300 डिग्री सी पे। मतलब 500 डिग्री सी पे आयरन था जिसको कूल डाउन कर दिया, 300 पे ले आया। एक कंटेनर में पहले आयरन था 500 डिग्री सी पे, 10 मिनट छोड़ दिया उसको कूल डाउन होने के लिए। अब आयरन उस सेम आयरन है लेकिन 300 डिग्री सी पे। क्या लगता है इस प्रोसेस में डेल एस? वेरी गुड, घटेगा। आयरन एट हाई टेम्परेचर विल हैव मोर वाइब्रेशंस। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड है, इसके भी सॉलिड है, बट यहाँ हायर टेम्परेचर सॉलिड पार्टिकल में वाइब्रेशन ज्यादा होगा, ये ज्यादा रैंडम होगा। लो टेम्परेचर पे वही सॉलिड पार्टिकल लेस रैंडम होगा। चलेगा, बोलो। अच्छा नेक्स्ट, ये सब फैक्टर्स में एग्जांपल्स में आना चाहिए। मान लो N2 गैस है 1 मोल 5 लीटर कंटेनर में, है ना। टेम्परेचर चलो दोनों जगह पे सेम ही रखते हैं, 25 डिग्री सी। यही N2 गैस 1 मोल ही है लेकिन 10 लीटर कंटेनर में रख दिया, टेम्परेचर सेम है 25 डिग्री सी। गैसेस सेम टेम्परेचर पे N2 गैस है 1 मोल लेकिन 5 लीटर डब्बे में है। क्या लग रहा है? एक तरह से एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे एक तरह से आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना बच्चे। क्या है ये? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। देखो, हीट दिया, पिस्टन ऊपर चला गया, टेम्परेचर नहीं बदला। जितना हीट दिया उतना वर्क हो गया। हीट दिया ना सिस्टम को, फिर भी टेम्परेचर नहीं बदला क्योंकि जितना हीट एब्जॉर्ब्ड उतना ही वर्क डन। यस नो, आइसोथर्मल। लेकिन इस केस में भी रैंडमनेस बढ़ जाएगा, क्यों? गैसेस इन स्मॉलर वॉल्यूम लेस रैंडम, गैसेस इन बिगर वॉल्यूम मोर रैंडम। समझ गए? तो डेल एस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हो गैस एट लोअर वॉल्यूम स्मॉलर वॉल्यूम लेस रैंडम, वो ज्यादा स्पेस तक नहीं फैल पा रहा है। समझे? नेक्स्ट, यहां देखो, मान लेते हैं 5 लीटर है, N2 गैस है 580 एम्पर, है ना। N2 गैस है 1080 एम्पर, अभी भी 5 लीटर है ये। क्या लग रहा है? बढ़ेगा घटेगा? वॉल्यूम सेम है, मान लेते 1 मोल ही है, यहां भी 1 मोल है। क्या लग रहा है? 1 मोल N2 5 लीटर में है, 5 एटीएम पे है, और 1 मोल N2 5 लीटर में है लेकिन 10 एटीएम पे। डिक्रीज होगा। यहाँ पे गै-लुसाक्स लॉ लगा होगा, प्रेशर बढ़ा है मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है मतलब टेम्परेचर बढ़ा है। अगर टेम्परेचर सेम है ना दोनों का, तब तुम बोल सकते थे हाई प्रेशर पे लेस रैंडम।
यहां तो टेम्परेचर मेंशन नहीं है, वॉल्यूम सेम किया है, टेम्परेचर मेंशन नहीं है, लेकिन प्रेशर बढ़ा है तो पीवी को एनआरटी से टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, तो यहां बोलोगे ज्यादा रैंडम है। हाई प्रेशर पे भी ज्यादा रैंडम हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर वहां ज्यादा है। आ रहा है समझ में? डेल एस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हाई प्रेशर होता लेकिन टेम्परेचर दोनों जगह पे सेम होता, तब हाई प्रेशर पे लेस रैंडम बोलते। यहां पे तुमने कहीं ना कहीं हीट देके हर मॉलिक्यूल की स्पीड को बढ़ाया, तभी तो सारे मॉलिक्यूल अब हाई मोमेंटम के साथ कोलाइड कर रहा है, इसलिए प्रेशर भी बढ़ा है। तो हर मॉलिक्यूल की मोमेंटम बढ़ी ना, स्पीड बढ़ी, तो रैंडमनेस बढ़ गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ा है। तरीका है क्वेश्चन पूछने का, जनरली ऐसा क्वेश्चन आया नहीं। क्वेश्चन ऐसा है कि हाई प्रेशर पे ज्यादा रैंडम है या लो प्रेशर पे, तो बोलते हैं लो प्रेशर पे, लेकिन इसके पीछे हिडन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मान लो हाँ मेंशन भी रहेगा नहीं भी रहेगा तो यही मानना पड़ेगा। गैसेस आर, जैसे यहां लिखा ना, गैसेस आर मोर रैंडम इन बिगर वॉल्यूम देन स्मॉलर वॉल्यूम, यहां भी टेम्परेचर क्या मानना है? कांस्टेंट। उसी तरह गैसेस आर मोर रैंडम इन लो प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू हाई प्रेशर, लेकिन कब? जब टेम्परेचर सेम हो। यहां पे ऐसा मेंशन नहीं है ना। या फिर एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, गैसेस एट हाई टेम्परेचर आर मोर रैंडम, गैसेस एट हाई टेम्परेचर आर मोर रैंडम। लिख के रखो जल्दी से, गैसेस एट हाई टेम्परेचर आर मोर रैंडम, है ना? ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहां पे देखो फैक्टर्स में, सॉलिड सॉलिड को मिक्स कर दिए और मिक्सचर बना दिए। जैसे गोल्ड में कॉपर डाल के 24 कैरेट से कम कर दिया उसको थोड़ा बहुत, तो मिक्सचर्स आर मोर रैंडम एज वेल एज डिसऑर्डर्ड आल्सो। यहाँ पे गोल्ड एटम और कॉपर एटम दोनों साथ में डिसऑर्डर भी होगा, तो यहाँ एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। लिक्विड लिक्विड ऐड कर रहे हो, सॉल्यूशन बन गया, लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉलिड सॉलिड ऐड कर रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बना है, क्या बोलेंगे? रैंडमनेस बढ़ा। लिक्विड लिक्विड ऐड किया, रैंडमनेस बढ़ेगा। यस नो? जैसे वाटर अल्कोहल ऐड कर दो, अच्छा सॉल्यूशन बन गया, ज्यादा रैंडम होता है। हाँ क्या जी? वाटर अल्कोहल होगा ज्यादा, उसमें स्प्राइट भी डाल थोड़ा, हाँ और ज्यादा रैंडम। रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसको मेरा फेवरेट जानना है, मेल का भी बताता हूँ क्या क्या फेवरेट है। ओके, गैस प्लस गैस क्या हो गया? गैसियस मिक्सचर, डेल एस बढ़ेगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैस will increase the randomness, will increase the entropy, है ना? बोलो, मान लो गैस प्लस लिक्विड और यहां लिक्विड सॉल्यूशन है, तब गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन है। जैसे CO2 को वाटर में डाल दिया, सोडा वाटर, तो गैस अगर लिक्विड के अंदर ट्रैप हो गया तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे ऐसा नो, अच्छा यहां देख, जैसे मान लो NaCl सॉलिड है, उसको लिक्विड में डाल दिया और लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया। सॉलिड जब लिक्विड में गया, आयंस में डिसोसिएट हो गया, इवन यहां ग्लूकोज भी होता ना, ग्लूकोज प्लस वाटर ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो वहां भी ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ज्यादा मोबिलिटी है, सॉलिड क्रिस्टल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए उतना मोबिलिटी नहीं। समझ में है? इस केस में भी क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगा घटेगा? एक तरह से सॉलिड लिक्विड में गया है, मेल्टिंग वाला पार्ट है, ऑल्दो यहां पर जस्ट वो डिसॉल्व हुआ है। क्लियर है? समझ गए? कभी कभी ऐसा लिख दिया, मान लो Na प्लस एक्वस
Cl माइनस एक्वस NaCl सॉलिड, क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा इस केस में? एंट्रोपी कम हो जाएगी सिस्टम की। कॉपर सल्फेट सॉलिड है, क्यूप्रिक आयन एक्वस एंड सल्फेट आयन में चला गया, तब डेलेस। मैं बताऊं क्रिस्टलाइजेशन प्रेसिपिटेशन में एंट्रोपी कम होती है। क्रिस्टलाइजेशन है ना ये, प्रेसिपिटेशन क्रिस्टलाइजेशन में एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। और वही डिसोल्यूशन में एंट्रोपी बढ़ेगी, डिसोल्यूशन में एंट्रोपी बढ़ेगी। क्लियर है? पक्का? सब लोगों को समझ में आ रहा है? सॉलिड एट हाई टेम्परेचर मोर रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू सेम सॉलिड एट लो टेम्परेचर, हो गया। गैस एट हाई टेम्परेचर मोर रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू सेम गैस एट लो टेम्परेचर। गैस एट मोर वॉल्यूम मोर रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू गैस एट लो लेस वॉल्यूम। गैस एट हाई प्रेशर लेस रैंडम with respect to gas at low pressure provided temperature must be same। यहां तक बातें समझ रहे हो? डन। जब भी सॉलिड सॉलिड मिक्सचर बनेगा एंट्रोपी बढ़ेगी, लिक्विड लिक्विड डिसॉल्व होगा एंट्रोपी बढ़ेगी। दो सेपरेट लिक्विड सिर्फ रैंडम है लेकिन सॉल्यूशन रैंडम और डिसऑर्डर है। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस विल इंक्रीज द एंट्रोपी, है ना। गैस को सॉलिड लिक्विड के अंदर ट्रैप कर लिए, एंट्रोपी कम हो जाएगी। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके लिक्विड सॉल्यूशन बना दिए, रैंडमनेस बढ़ेगी। क्रिस्टलाइजेशन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन प्रेसिपिटेशन में रैंडमनेस क्या होगी? कम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट दो पार्ट और है आपके ये में दिया हुआ। जैसे एक रबर बैंड है मान लो, और उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, जो हेयर बैंड वगैरह होता है ना, उसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज होगी। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड जो अनक्वाइल्ड है, अनस्ट्रेस्ड है, वो रैंडमली जम्बल्ड पैक्ड है, रैंडम है, जम्बल्ड है, क्वाइल्ड है। बट जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो वो ऑर्डर में अरेंज हो जाता है, समझ गए? अनस्ट्रेच्ड लिख लो, अनस्ट्रेच रबर बैंड more disordered and stretched rubber band more ordered, del s डिक्रीज होगा। अब एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है, बॉइलिंग ऑफ एग्स, है ना। ये हटा सकते हैं इधर। एग को बॉईल कर रहे हैं तो एंट्रोपी पे क्या असर होगा? एग को बॉईल कर रहे हैं, है ना, रॉ एग, एंड ये बॉइल्ड एग है मान लो, बॉइल्ड एग। देखो लोगों को लगता है रॉ एग लिक्विड है और बॉइल्ड एग तो सॉलिड हो जाता है, तो लिक्विड से सॉलिड तो लोगों को लगता है रैंडमनेस कम हुआ है, बट इस प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ता है, ठीक है। बायो में ऐसा बोला जाता है, रॉ एग में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर अरेंज्ड है, हेलिकल है, प्रॉपरली अरेंज्ड है और हेलिकल स्ट्रक्चर है ऐसा। लेकिन जब एग को बॉईल करते हो तो डीनेचुरेशन अकर्स, प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो जम्बल्ड हो जाता है। तो पहले ऑर्डर था बाद में डिसऑर्डर्ड है, पहले ऑर्डर्ड था बाद में डिसऑर्डर्ड है, इसीलिए रैंडमनेस बढ़ा। जस्ट इसका अपोजिट है, वो अनस्ट्रेच रबर बैंड क्वाइल्ड है, जम्बल्ड है, डिसऑर्डर्ड है। स्ट्रेच रबर बैंड क्या है? ऑर्डर्ड है, ठीक है। यहां तक समझ रहे? लिखिए, अगर
वन क्रिस्टलाइन सॉरी एलोट्रोपिक फॉर्म से अदर में जा रहे हैं। जैसे सी सॉलिड यहाँ ग्रेफाइट दिया है और यहाँ पे सी सॉलिड डायमंड है, तो एंट्रोपी घटेगा या बढ़ेगा? 1 मोल ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा है। बोलो, बढ़ जाएगा इसमें? डायमंड से ग्रेफाइट बढ़ता है या ग्रेफाइट से डायमंड? वही तो, ये क्या होगा? इसकी एंट्रोपी कम होनी चाहिए ना, कि बढ़नी चाहिए? आ रहा है समझ में? सो इस वाले केस में फिर से देखो, ग्रेफाइट से जब डायमंड जाएगा, ऐसे समझना बच्चे कि ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, लेकिन डायमंड में ऑल कार्बन एटम आर सो स्ट्रांगली बॉन्डेड। इवन जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें ईच कार्बन इज कनेक्टेड विथ 3 अदर कार्बन, मतलब कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रखा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना। ग्रेफाइट के लेयर एक दूसरे पे स्लिप कर पाते हैं, स्लाइड कर पाते हैं, लेकिन जो डायमंड है दे कैन नॉट स्लाइड। each carbon in diamond connected with 4 other carbon and they are very close packed structure, that's why it is hardest natural substance। समझ में है? एक और यहीं पे चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? जानते हो, क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, उसकी वजह से हो पाता है। डायमंड नहीं करता क्योंकि उसके चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में। दूसरा, इन दोनों में हीट का फ्लो किसमें अच्छा हो पाएगा? हीट का फ्लो, नॉट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता, ये करता है। मैं एक नया क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जेईई एडवांस में बहुत पहले आया हुआ है, कि इन दोनों में हीट का कंडक्टर अच्छा कौन है? ग्रेफाइट और डायमंड में हीट का कंडक्टर ज्यादा अच्छा है डायमंड। डायमंड हीट को जल्दी कंडक्ट करता है रेदर देन ग्रेफाइट। ये नया चीज है। देखो, ग्रेफाइट में होता क्या बच्चे, लेयर्ड स्ट्रक्चर होते, पहला लेयर, फिर दूसरा लेयर, है ना, फिर तीसरा लेयर। इस तरह से पहला लेयर में बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, क्लियर है? पहला लेयर, दूसरे लेयर में भी बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग होते हैं, समझना। अगर तुम यहां से हीट करना शुरू किए, यहां से एनर्जी दिए, तो पहले इस लेयर का हर एटम वाइब्रेट करेगा, पहला लेयर का हर एटम वाइब्रेट करेगा, तब वो वाइब्रेशन सेकंड लेयर तक पहुंचेगा। तो यहां से अगर कोई टच कर रहा है तो उसको जल्दी हीट नहीं फील होगा, क्योंकि पहला लेयर पहले पूरा वाइब्रेट होगा, फिर दूसरे लेयर में उसका असर आएगा, फिर तीसरे लेयर में। तो हीट का कंडक्शन ग्रेफाइट अच्छा नहीं कर पाता। लेकिन डायमंड के केस में क्या होता है, ईच कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 अदर कार्बन। बात समझे? ईच कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 अदर कार्बन। मान लो इसको तुमने हीट किया, तो इसने इसको तुरंत वाइब्रेट किया, इसने फिर इन सबको वाइब्रेट किया, फिर ये वाइब्रेशन जल्दी जल्दी फ्लो हो जाता है। सॉलिड में वाइब्रेशंस के वजह से, फ्रिक्शंस के वजह से हीट आगे बढ़ता है, एनर्जी आगे बढ़ती है। हीट एनर्जी कैसे आगे बढ़ती है? फ्रिक्शन की वजह से। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो वो सामने वाले एटम को वाइब्रेट कराएगा, जिससे फ्रिक्शन जनरेट होगी। समझ गए? जैसे आप ऐसे करते हो तो हीट कैसे आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक जो मैकेनिकल एनर्जी वो हीट में गया। समझ गए? उसी तरह अगर ये वाइब्रेट करता है तो इसके एडजेसेंट एटम्स के बीच में फ्रिक्शन होते हैं, जिससे कि जो मैकेनिकल एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट होता है और टेम्परेचर धीरे धीरे हर एटम का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बताओ, यहाँ पे फर्स्ट लेयर के सारे एटम वाइब्रेट करेंगे तब तो सेकेंड लेयर पे जाएगा। यहाँ क्या हुआ, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन की वजह से तुरंत क्या हो गई, हीट का फ्लो हो गया। सो इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, डायमंड इज इंसुलेटर, बट हीट का ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन है? डायमंड। और ये ज्यादा ऑर्डर्ड है, ये ज्यादा ऑर्डर्ड है? दोनों ही ऑर्डर्ड है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर्ड है। दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड है जी, यहां भी ऑर्डर्ड है, यहां भी ऑर्डर्ड है। समझ गए? तो यहाँ पे एंट्रोपी कम होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, मिल्क कर्ड में गया तो
यहां भी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी, है ना। और ब्लड क्लॉट में गया तो यहां भी एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। समझ गए, क्लियर है। हाँ, पॉलीमराइजेशन भी लिख लो, मोनोमर से पॉलीमर बनना, एंट्रोपी कम होगी। मोनोमर से पॉलीमर बनना, जैसे मान लो n मोल इथीन है और ये जा रहा है पॉलीथीन में, इस केस में एंट्रोपी कम हो जाएगी, लिख के रख लो। पॉलीमराइजेशन, मैं चाहता हूं कुछ यूनिक एग्जांपल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हर जगह से, एटलीस्ट कम से कम पीवाईक्यू का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आया हुआ है और तुम्हें नहीं पता हो। पीवाईक्यू, जेईई मेंस, एडवांस नीट, कुछ भी, अगर वहां कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि एंट्रोपी बढ़ रहा है घट रहा है, वो पता होना चाहिए। हाँ, वही किया है, भी लिखा था, कॉपर सल्फेट गया, कॉपर आयन लिख दिया वो, है ना। नाउ नेक्स्ट, ए इधर इधर इधर, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालना है। पहला, फॉर नॉन रिएक्टिव सिस्टम मोस्टली गैसियस, चेंज इन, फेज चेंज भी नहीं हो रहा है, नॉन रिएक्टिव सिस्टम है। जैसे इसमें अगर मैं बोलूं एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एक कंटेनर है पूरा इंसुलेटेड है, 100% इंसुलेटेड है, यहाँ कोई पिस्टन लगा हुआ वो भी इंसुलेटेड है, यहाँ पे गैसियस सिस्टम है ना। अगर यहाँ एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबेटिक आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, है ना। तो इस केस में एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, फॉर्मूला तो हम वही रटेंगे, डीक्यू रिवर्सिबल बाई टी, और आप इसको डायरेक्ट जीरो बोल दोगे। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या बोल दोगे, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से डीक्यू तो हुआ ही नहीं, हीट एक्सचेंज हुआ नहीं, तो एंट्रोपी, फिर से रिपीट करूं, चेंज इन रैंडमनेस ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज, समझ में आया। एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल, और ध्यान रखना है सिस्टम रिएक्टिव नहीं है, सिस्टम में अगर पहले N2 है तो बाद में भी N2 ही है, सिस्टम इज नॉट रिएक्टिव एट ऑल, समझ गए। सिस्टम इज नॉट रिएक्टिव एट ऑल, ठीक है, ओके। दूसरा, आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर से मैं गैसियस सिस्टम ही ले रहा हूं, मतलब यहां पे मान लेते हैं पिस्टन वगैरह है, टेम्परेचर बस इसका हमने कांस्टेंट रखा है, और सपोज N2 गैस है। प्रोसेस के बाद भी क्या है, यहाँ कुछ प्रोसेस हुआ और उसके बाद भी N2 गैस ही है, सिस्टम के कंपोजिशन को नहीं बदला हमने, पहले N2 गैस है, बाद में भी N2 गैस है, लेकिन दोनों ही जगह पे टेम्परेचर क्या है, सेम। ध्यान रखना, यहाँ पे P1, V1, नंबर ऑफ मोल तो फिक्स ही है, T1, E1, H1, S1। यहाँ पे आइसोथर्मल जब एक्सपेंशन कंप्रेशन हुआ, P2, V2, T2 विच इज इक्वल टू T1, टेम्परेचर नहीं बदला, नंबर ऑफ मोल भी नहीं बदला, E2, H2, S2। बताओ, इससे पहले भी मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस में इन सब पे बात किया है। आइसोथर्मल नॉन रिएक्टिव के केस में डेल ई जीरो होता है, कभी बताया था, डेल एच भी जीरो होता है, कभी बताया है, बोलो। नॉन रिएक्टिव केस, रिएक्टिव नहीं, नॉन रिएक्टिव। डेल एस क्या होगा, अभी ये टारगेट है,
डेल एस क्या होगा? अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत ये बताया बच्चे, जितना वर्क किया उतना हीट निकल गया, याद है? या जितना हीट लिया उतना वर्क कर लिया, इसीलिए टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। फर्स्ट लॉ के हिसाब से जितना हीट दिया उतना वर्क हो गया, जितना वर्क किया उतना हीट निकल गया। यस नो? ओके, डेल एच भी जीरो, डेल ई भी जीरो, लेकिन मेरा कंसर्न है डेल एस क्या होगा। क्वेश्चन तो ये है क्या होगा। और ध्यान रखना मेंशन नहीं है तो रिवर्सिबल ही बोलना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। नहीं है तो वहां पे लिख सकते हो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। बताइए डेल एस का फॉर्मूला क्या होता है सिस्टम का? डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। बोलो। नाउ गौर करना, इन आइसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट लॉ लगाते हैं Q प्लस डब्ल्यू, ये जीरो लिख दें इसे। आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल जीरो होता है। यहाँ Q इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस डब्ल्यू। थोड़ा सा डी क्यू रिवर्सिबल क्या लिख दोगे? माइनस डी डब्ल्यू रिवर्सिबल। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें। बोलो यस नो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, W होता है रिवर्सिबल के लिए पीडीवी। पी एक्सटर्नल लेने की जरूरत नहीं, रिवर्सिबल है तो पीडीवी बोल दो, सिस्टम का प्रेशर ले लो, चलेगा? इतना सिखाया शुरू में। अब डी डब्ल्यू क्या बोल दें? माइनस पीडीवी। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? W अगर इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ पीडीवी है, ध्यान रखना ये रिवर्सिबल सबके लिए, सारी बातें रिवर्सिबल के लिए हो रही है, क्योंकि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, बताया है। इरिवर्सिबल के लिए हम बढ़ता घटता है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाते। यस नो? अच्छा, यहां तक समझ गए सब लोग? तो डी क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर बोलते बच्चे? डी डब्ल्यू किसके बराबर आया है? माइनस यहाँ ऑलरेडी है, माइनस पीडीवी रख दें, कितना हो जाएगा? डी क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर हो गया? पीडीवी। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। डी क्यू रिवर्सिबल के जगह पे क्या रख दें हम? पीडीवी बाई टी रख दिया। अच्छा बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है ना? टेम्परेचर आइसोथर्मल रिवर्सिबल, टेम्परेचर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आइसोथर्मल में पी और वी कांस्टेंट होता है? नहीं होता ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी के जगह पे रख देंगे एन आर टी बाई वी, अलग से क्या है? डीवी बाई टी। मैंने क्या किया, पी के जगह पे क्या रख दिया? एन आर टी बाई वी। चलेगा? कोई डाउट है इसमें? और यहाँ पे पहले से क्या है? डीवी बाई टी है, उसको अलग कर दिया, सिर्फ पी के जगह पे क्या रख दिया? देखो हो क्या रहा था, यहाँ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, टी बाहर निकाल लिए फिर भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि पी और वी दोनों वेरिएबल है। अगर इसको तुम बाहर निकाल लोगे तो क्या फिर इंटीग्रेट हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ पीडीवी इंटीग्रेट कर पाओगे? आइसोथर्मल में नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रेशर वेरी कर रहा है। गुड टू गो। इसीलिए हमें ये जुगाड़ लगाना पड़ा कि प्रेशर को भी रिप्लेस कर दिया, किससे? एनआरटी बाई। अब देखो टी और टी कैंसिल हो गया, एन आर अब बाहर निकाल लो, डीवी बाई वी आ गया। और वॉल्यूम आइसोथर्मल में कहां से कहां जा रहा है? V1 से V2। वॉल्यूम कहां से कहां जा रहा है? सो चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, पूरा एक साथ लिख देता हूं, 2.303 NR log V2 बाई V1। ये है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल। एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, कहीं भी फॉर्मूला लगा सकते हो। मजेदार बात यह है बच्चे कि आइसोथर्मल में P1 V1 P2 V2 के बराबर होता है, बॉयल्स लॉ। तो V2 बाई V1 किसके बराबर होगा? P1 बाई P2। तो इसके जगह पे एक और क्या फॉर्मूला आ जाएगा डेल एस का? डेल एस ऑफ सिस्टम 2.303 NR log P1 बाई P2। एनी हाउ आपको एक फॉर्मूला रटना है। इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अगर आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है चलेगा, फॉर्मूला रट लो। इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी? आपको याद होगा बच्चे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन आता था माइनस ऑफ 2.303 NRT log V2 by V1।
तो जो वर्क डन आया उसको T से डिवाइड कर दोगे तो यही आएगा, क्योंकि एंट्रोपी किसके बराबर है, देखो Q बाई टी, Q बाई टी, Q के जगह पे क्या रखोगे -W, आ जाएगा, वहां से भी आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर डिराइव करके बता दिया। अब अगर तुम्हें आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला याद नहीं है रिवर्सिबल में, तो तुम्हारा रिवीजन अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे मतलब वर्क डन के मैं 10 पॉइंट बोला रटो, तो वर्क डन में मैंने आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखा है -2.303 nRT log V2/1 या P1/P2, है ना, लिखिए जल्दी लिखिए। ओके नेक्स्ट लिखो, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। हमेशा ध्यान रखना मैं एंट्रोपी चेंज बता रहा हूँ नॉन रिएक्टिव के लिए, अभी जो भी डिस्कशन चल रहा है। थर्ड में आइसोबेरिक रिवर्सिबल, आइसोबेरिक बस लिख लो, चलो आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक रिवर्सिबल लिखना ज्यादा सही होगा। पता है इसमें अगर मैं फर्स्ट लॉ से नहीं बताऊं, डायरेक्ट बताऊं, तो तुम ऐसे समझ लो डी क्यू पी रिवर्सिबल लिख दें क्या इसकी जगह पे। एंट्रोपी चेंज फॉर नॉन रिएक्टिव सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और यहाँ आइसोबेरिक रिवर्सिबल है तो डी क्यू पी रिवर्सिबल बाई टी लिख दें। और कभी बताया आपको बच्चे, क्यूपी जो होता है वो एन सी पी डेल्टा टी होता है, तो यहाँ डी क्यू पी रिवर्सिबल क्या लिख दोगे, एन सी पी डी टी। देखो इतना आसान है, बताए कभी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसमें ये फॉर्मूला डिराइव कराया था। तो यहां पे रख दो एन सी पी डी टी बाई टी, रख दिया। एन नंबर ऑफ मोल है, नॉन रिएक्टिव सिस्टम है, नंबर ऑफ मोल फिक्स होगा, सीपी फिक्स होगा, डी टी बाई टी। एंड आइसोबेरिक प्रोसेस में टेम्परेचर जरूर बदलेगा, प्रेशर नहीं बदल रहा है, लेकिन इनिशियल से फाइनल जब प्रोसेस होगी तो इनिशियल प्रेशर पी है तो फाइनल भी पी है, लेकिन वी और टी तो बदलेगा, यस नो। देखो जिसको आइसोबेरिक प्रोसेस अच्छे से नहीं समझ में आता, आइसोबेरिक का मतलब होता है एक कंटेनर जिसमें कोई गैस है और बाहर का प्रेशर को कांस्टेंट कर देना। अगर पिस्टन हाउ टू रियलाइज ए आइसोबेरिक प्रोसेस कभी बताया था, तो in order to design a isobaric process you have to take a gas in the container along with the piston, also P external must be constant। अब यहां पे अगर तुम कुछ प्रोसेस करते हो, स्लो कंप्रेशन एक्सपेंशन करो ताकि बाहर का प्रेशर तो कभी नहीं बदल रहा है, P एक्सटर्नल अभी भी P नॉट है बच्चे, लेकिन क्या क्या बदल गया, नंबर ऑफ मोल भी फिक्स है, क्या बदला V2 T2 E2 H2, सॉरी 1 रखना है यहाँ पे, सब 1 रखो, S1, यहां क्या रखोगे V2 T2 E2 H2 S2। बाहर का प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दिया और वेरी स्लो एक्सपेंशन कंप्रेशन है, दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस, चलेगा। और आइसोबेरिक प्रोसेस में डेफिनेटली टेम्परेचर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, ये दोनों भी बदलेगा, इंथैल्पी भी बदलेगा, डेल ई और डेल एच जीरो नहीं होता आइसोबेरिक प्रोसेस में, सिर्फ आइसोथर्मल नॉन रिएक्टिव के केस में डेल एच और डेल ई दोनों जीरो होता है, मैंने वहां लिख रखा है। ये जीरो कब बोलोगे डेल एच और डेल ई, आइसोथर्मल। तो देखो मैं इतना इतना सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि मैं किस तरह के प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज निकाल रहा हूं, वो थोड़ा यहां डिस्क्राइब कर दिया, बाकी तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला लगा के। What is the process and in what kind of process we are talking about the entropy change of system? First of all, system is non-reactive gaseous system, पहले तो ये मान लिया, और आइसोबेरिक रिवर्सिबल है, तो स्लोली एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर नहीं बदल रहा है, ऐसा मान रहे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर
सिस्टम एंड सराउंडिंग का प्रेशर हमेशा सेम है। पता है ये हो सकता है, लोगों को अगर लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, बहुत स्लोली अगर हीट करोगे तो अंदर की मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अंदर का प्रेशर बढ़ा, थोड़ा सा भी बढ़ा तो पिस्टन थोड़ा ऊपर हो लिया, मतलब फिर से अंदर और बाहर का प्रेशर सेम है। अगर वेरी स्लो अगर हीटिंग करते हो तो अंदर का प्रेशर बढ़ नहीं रहा है, रेदर देन वॉल्यूम बढ़ रहा है। पीवी का एनआरटी होता है ना बच्चे, पीवी का एनआरटी होता है। तुम वेरी स्लो हीट कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ क्या गया, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या बढ़ गया, ये नहीं बढ़ा। आया समझ में? वेरी स्लो हीटिंग या वेरी स्लो कूलिंग करोगे ना एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज आइसोबैरिक रिवर्सिबल प्रोसेस। वेरी स्लो हीटिंग एंड वेरी स्लो कूलिंग at constant external pressure, that is called isobaric reversible process। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तुम तो कौन उसको बैलेंस कर रहा है, वॉल्यूम। ये फिक्स है, ये फिक्स है, पॉसिबल है ना, ये इक्वेशन वैलिड होगा। सो इन व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, आइसोबैरिक रिवर्सिबल। तो एंट्रोपी चेंज का एक ही फॉर्मूला मैंने शुरू में बोला, इसका डेरिवेशन दिया नहीं, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया। अब डीक्यू रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर क्या लिख देंगे, एनसीपी dt। इसका इंटीग्रेशन बताओ, डायरेक्ट लिख देता हूं, 2.303 एनसीपी log T2 by T1। दिस इज एंट्रोपी चेंज आइसोबेरिक, दिस इज एंट्रोपी चेंज आइसोबेरिक। और पता है यहां पे गाइडिंग इक्वेशन क्या है बच्चे, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। कभी बताया आइसोबेरिक प्रोसेस में? अभी सर ने भी फिजिक्स में पढ़ाना शुरू किया है, सर ने तुम लोगों ने बोला तो शायद। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में गाइडिंग इक्वेशन क्या है, V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2। तो यहां से बताओ T2 by T1 ये भी V2 by V1 के बराबर आ जाएगा। देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो दूसरा फॉर्मूला क्या लिख देखो, डेल एस आइसोबेरिक रिवर्सिबल। ध्यान रखना आइसोबेरिक तो है बट रिवर्सिबल है, क्या लिख दें, 2.303 एनसीपी log V2 by V1 लिख के रख लीजिए। जल्दी, लास्ट यहां पे बचा है आइसोकोरिक रिवर्सिबल, एंट्रोपी चेंज इन आइसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस। टाइम चाहिए लिखने के लिए, लिख लिया उधर, अरे तब तो टाइम नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत दिनों बाद तूने मुझे मेरे जज्बात समझे। हाँ ओके, देखो प्रोसेस क्या है समझना, वॉल्यूम फिक्स कर दिया बच्चे, यहाँ पे कोई गैसियस सिस्टम है, एन मोल गैस है मान लेते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, V1 इक्वल टू V नॉट, P1 T1 S1 E1 H1। प्रोसेस के बाद भी ध्यान रखना रिवर्सिबल प्रोसेस है, V2 अभी भी V नॉट के बराबर है, T2 P2 S2 E2 H2। पता है हर प्रोसेस में डेल ई डेल एच क्या होता है, वो रिवीजन का पार्ट है, कर लेना। अभी मैं हर प्रोसेस में डेल एस ही फोकस कर रहा हूं, डेल एस। अभी भी गैस वही है, नॉन रिएक्टिव सिस्टम है, एनमोल गैस है। मुझे बताओ स्लोली कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई गैस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्लोली हीट कर रहे हो, फिर से यहाँ पे देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर लिखें, मैं बोल रहा हूं ये नहीं बदल रहा है और ये दोनों भी नहीं बदल रहा है। अगर स्लोली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर गिराओगे तो प्रेशर गिरेगा, सच दैट ये बैलेंस आउट रहेगा हमेशा, पीवी इक्वल टू एनआरटी वैलिड होगा, गुड टू गो।
नाउ इस केस में फिर से डेल एस सिस्टम फॉर आइसोकेरिक रिवर्सिबल डी क्यू वी रिवर्सिबल लिख दें बच्चे बाई टी, और कहीं ना कहीं बताया है क्यू वी होता है एन सी वी डी टी, तो डी क्यू वी कितना हो जाएगा एन सी वी डी टी। दिख रहा है? देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है फिर भी एंट्रोपी बदलेगा अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर बदला तो। वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन आपने प्रेशर और टेम्परेचर बदल दिया तो एंट्रोपी बदल जाएगी सिस्टम की। क्या लिख देंगे यहाँ पे एंट्रोपी चेंज, क्या लिख दें एन सी वी डी टी बाई टी। क्या बाहर आ गया एन सी वी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन T1 से T2। क्या आइसोकोरिक प्रोसेस में टेम्परेचर बदल सकता है? यस। तो डेल एस कितना लिख दें, डायरेक्ट लिख दूं 2.303 NCV log T2 बाई T1, और इसी को लिख सकते हो यहाँ गाइडिंग इक्वेशन क्या होगा बच्चे इसमें P1 T1 P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, गे-लुसाक्स लो इसी को बोलते हैं। तो बताओ T2 बाई T1 किसके बराबर आएगा P2 बाई P1 के बराबर आएगा 2.303 NCV log P2 by P1. So these are the change in entropy during non-reactive system ideal gas। लिख के रखिए। प्रैक्टिस सेशन 3 आज पूरा सॉल्व कर सकते हो। बातें नहीं, करते हैं डिस्कस करते हैं, थोड़ा टाइम दो। इधर हटा रहा हूं मैं ये, है ना। ओए एक मोस्ट जनरलाइज प्रोसेस लेता हूं और इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। एन मोल गैस है मान लो, बातें नहीं, प्रोसेस हुआ और लास्ट बेंचेस, इसका भी डेरिवेशन है बट डेरिवेशन कर नहीं रहा हूं मैं, बताऊं इसका है डेरिवेशन, फर्स्ट लॉ से ही आ जाता है आंसर। लेकिन अभी टाइम बिंग मैं एक ऐसा प्रोसेस ले रहा हूं सिर्फ मोल्स चेंज नहीं हुए, लेकिन P1 V1 T1 और ये हो गया P2 V2 T2, मतलब सारे, है ना। यहाँ पे आपके मॉड्यूल में 88 पेज में स्टार्टिंग में दिया है एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर एन आइडियल गैस अंडरगो ए प्रोसेस ऑफ स्टेट ए टू स्टेट बी। स्टेट ए में क्या है P1 V1 T1 है, स्टेट बी में P2 V2 T2 है। इसका डेरिवेशन कैसे आएगा मैं रफली आइडिया दे देता हूं। बताओ डेल डेल ई इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चे, Q प्लस W लिखते हैं, बोलो लिखते हैं ना। तो यहां से Q इक्वल टू क्या लिखेंगे डेल ई माइनस डब्ल्यू। अब यहां पे DQ रिवर्सिबल क्या लिखेंगे DE माइनस DW। कोई दिक्कत, फर्स्ट लॉ से कर रहे हैं चीजें, रिवर्सिबल है ध्यान रखना। इसके जगह पे क्या रख देंगे पता है NCV dt, चेंज इन इंटरनल एनर्जी
कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइंड होता है और वो लिख सकते हैं, और इसके जगह पे लिख देंगे माइनस ऑफ माइनस पीवी पीडीवी। कभी बताया था उधर की डी डब्ल्यू जो होता है, डब्ल्यू होता है माइनस पी डी, इंटीग्रल ऑफ माइनस पीडीवी, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पीडीवी। फिर से बताओ ये समझ में कैसे लिखा, ये डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है बताओ, रिवर्सिबल के लिए पीडीवी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, माइनस पीडीवी। गुड टू गो। अब देखो ये कितना लिख दिया, एन सी वी डी टी प्लस पीडीवी लिख दिया। किसी भी रैंडम प्रोसेस में देखो, अगर एडियाबेटिक होता तो इसको जीरो कर देते, आइसोकोरिक होता तो इसको जीरो कर देते, आइसोथर्मल में इसी को जीरो कर देते हैं, तो हर बार क्यू आ जाता है। अभी अगर रैंडम प्रोसेस है तो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय सिस्टम नॉन जीरो है, वर्क डन ऑन द और बाय द सिस्टम नॉन जीरो है, तो डेली भी नॉन जीरो है, कुछ नहीं बदला यहां पे, सारे नॉन जीरो हैं, तो Q का वैल्यू निकाला। अब देखो डेल्टा S क्या होता है, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है। इसके जगह पे पता क्या रखना पड़ेगा, एनसीवी डी टी प्लस पीडीवी, पूरा ये रखना पड़ेगा बाई टी। अब अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो फाइनल रिजल्ट डायरेक्टली लिख देता हूं, del S system in case of ideal gas when all the parameter will change, pressure, temperature, volume, everything will change, तो फाइनल एक्सप्रेशन है 2.303 NCV log T2 by T1 प्लस 2.303 NR log V2 by V1। ये एक्सप्रेशन फाइनल है। दिस इज द, यहीं से आता है बच्चे, इसको इंटीग्रेट करते हैं प्रॉपर लिमिट के साथ ना, तो आ जाता है। और मैंने बताऊं इधर इधर एक शांत, इसका अलग से इंटीग्रेशन इस पार्ट का किया है हमने, और इस पार्ट का भी अलग से इंटीग्रेशन किया है। इसको अलग से क्या लिखने वालों, इंटीग्रल ऑफ एनसीवी डी टी बाई टी प्लस इंटीग्रल ऑफ पी डीवी बाई टी, इन दोनों का सेपरेटली हमने आज ही इंटीग्रेशन किया, समझे। अब हम वहां अलग से इंटीग्रेट नहीं करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, चलेगा। देखो पूरा पार्ट हो नहीं पाएगा अभी, अभी 1 घंटे और ज्यादा लगना है, ठीक है नेक्स्ट क्लास में करते हैं।